रात के 10 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शाविज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोगों के सामने एक और क्राइम की कहानी को लेके, एक और क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों, इंसान दुनिया में जब कभी भी अवैध संबंधों के रास्ते पर चलता है तो वो एक क्राइम को करता है और इस क्राइम को करने से पहले वो बड़ी प्लानिंग करता है और वो प्लानिंग इसलिए करता है ताकि पुलिस की गिरफ्त में ना जा सके। लेकिन दोस्तों, जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूँ कि क्रिमिनल जो होता है वो भले ही क्राइम करने के बाद में पाताल में छुप जाए या फिर आसमान पर चला जाए, अगर पुलिस अपने तरीके से तफ्तीश करती है तो जो कातिल होता है ये पुलिस की गिरफ्त से ज़्यादा दिनों तक भाग नहीं सकता। हालांकि कई मामले ऐसे होते हैं जो मामले महज 24 घंटे के अंदर ही खुल जाते हैं, लेकिन कई मामलों ने पुलिस ने कातिल को 30 साल के बाद भी गिरफ्तार किया है। यानी कहने का मतलब यही है कि क्राइम होता है और क्राइम करने वाला व्यक्ति कभी बच नहीं पाता। इंसान जिन सारी चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए क्राइम करता है वही सारी चीज़ें उसके पीछे पड़ जाती हैं और आखिरकार वो गिरफ्तार होता है और जो चीज़ें छुपाने की कोशिश करता है वो भी समाज के सामने आती हैं। तो कहने का मतलब यही है कि इंसान को क्राइम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और दोस्तों, आज की जो घटना मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, इस घटना के अंदर कुछ चीज़ पाने के लिए कुछ ऐसी चीज़ को खो दिया जाता है। यकीनन दोस्तों, आप लोग सुनेंगे तो आप लोग हैरान और परेशान हो सकते हैं। तो आप लोग इस पूरी घटना को सिलसिलेवार तरीके से लास्ट तक सुनिएगा और इस कहानी से आप लोग को एक बड़ा मैसेज भी मिलेगा। वो सारी चीज़ें मैं आप लोग को बहुत डिटेल में बताऊंगा। दरअसल दोस्तों, बात करें अगर आज की इस घटना की, तो आज की इस घटना की शुरुआत होती है दिल्ली NCR गाज़ियाबाद में एक थाना पड़ता है, लोनी थाना। और इसी लोनी थाने के अंतर्गत एक परिवार रहता है। ये जो परिवार है, इस परिवार में एक व्यक्ति हैं जिनका नाम आसिफ है और जो आसिफ हैं इनकी पत्नी है एक समरीन। आसिफ अपनी पत्नी समरीन के साथ में बहुत ही अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा है। हालांकि आसिफ जो था वो ठीक ठाक कामकाज करता था, परिवार में पैसे थे, सब कुछ था। और दोस्तों, उसके बाद में तारीख आ जाती है 12 जनवरी साल 2025 और इसी 12 जनवरी साल 2025 को आसिफ के घर में उसका जो साला था जुनैद, वो भी आया हुआ था। शाम का ये खाना साथ में खाते हैं। आसिफ अपनी पत्नी समरीन से कहता है कि अच्छा सा खाना बना लो, जुनैद आए हुए हैं। जुनैद भी खाना खाता है। खाना खाने के बाद में चूँकि जो जुनैद था ये ऊपर सो जाता है और उसके बाद में जो समरीन थी ये अपने पति के साथ में नीचे सो जाती है। अब इनका जो घर था डबल स्टोरी घर था। उसके बाद में दोस्तों रात के तकरीबन 12 से 12:30 बजे के आसपास का समय होता है। अचानक से कुछ हथियारबंद लोग जो होते हैं वो इस घर के अंदर घुसते हैं और उसके बाद में आसिफ की जो पत्नी होती है उन हथियारबंद लोगों से विरोध करती है और उसके बाद में वो जो हथियारबंद लोग होते हैं वो घर में लूटपाट मचाते हैं। लूटपाट मचाने के बाद में समरीन को बड़ी ही बेरहमी के साथ में कत्ल कर देते हैं। अब आसिफ को भी वो हाथ पैर बांध कर ऊपर लेके जाते हैं। जुनैद उठ जाता है। जब जुनैद उठता है तो वो जो हत्यारे थे वो वहाँ से 9-11 हो जाते हैं और आसिफ को वहीं पर छोड़ के भाग जाते हैं। अब जैसे ही आसिफ को वो छोड़ के भागते हैं, आसिफ अपने साले जुनैद से कहता है कि मेरे हाथ खोलो। और हाथ खोलने के बाद में वो आसिफ अपने साले जुनैद से कहता है कि जल्दी अपनी बहन को देखो। अब जुनैद बेचारा दौड़ा दौड़ा भागा भागा नीचे पहुंचता है तो देखता क्या है, जो उसकी बहन समरीन है उसकी बड़ी ही बेरहमी के साथ में जो चोर घुसे थे उन्होंने हत्या कर दी है। अब जुनैद बड़ा परेशान अपने जीजा की तरफ देखता है तो उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। लिहाजा आसिफ तुरंत पुलिस से कहता है, जुनैद से कहता है कि पुलिस को फ़ोन लगाओ। उसके बाद में जो जुनैद था और जो आसिफ थे ये दोनों पुलिस को फ़ोन लगाते हैं एंड पुलिस को फ़ोन लगाने के बाद में आसिफ बताता है कि साहब, यहाँ पर मैं दिल्ली NCR में गाज़ियाबाद में रहता हूँ और ये मेरा मकान नंबर है। और साहब, आज रात मेरे घर में कुछ बदमाश घुस आए थे। उन बदमाशों ने मेरे घर से लगभग 2 लाख रुपए का कैश और कुछ नकदी लूट ली है और मेरी पत्नी ने जब इस बात का विरोध किया तो उन लोगों ने मेरी पत्नी की हत्या कर दी। साहब, आप लोग जल्दी से पहुंच जाइए। अब पुलिस जब ये बात सुनती है, इस तरीके से उनके थाना में इस तरीके का काम हो जाना, दिन दहाड़े हथियारबंद लोग घर में घुसें, चोरी डकैती करें और एक इंसान का कत्ल कर जाएं, लिहाजा पुलिस की जो टीम होती है सक्रिय होती है। पुलिस की टीम तुरंत मौके वाली जगह पर पहुंचती है। वहां पर पहुंचती है तो पुलिस को वाकई एक महिला की डेड बॉडी मिलती है जिसकी शिनाख्त समरीन नाम की महिला के साथ में होती है जो कि आसिफ की पत्नी थी। लिहाजा पुलिस समरीन की डेड बॉडी को तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। अब इस पूरे घर में पूछताछ शुरू करती है। सबसे पहले आसिफ से पूछताछ की जाती है तो आसिफ पुलिस को वही बातें बताता है जो उसने पहले फ़ोन करके बताई थी। आसिफ पुलिस को बताता है कि दरअसल मैं, समरीन और मेरा साला जुनैद हम लोग शाम का खाना खाकर सोए थे। आसिफ जो था वो अपनी पत्नी समरीन के साथ में नीचे सोया हुआ था, जुनैद ऊपर सोया था और अचानक से उसके घर के अंदर कुछ लोग घुस आते हैं। मेरी पत्नी विरोध करती है, वो लोग लूटपाट कर रहे थे और इसी बीच में वो लोग मेरी पत्नी की हत्या कर देते हैं। अब पुलिस बड़ा हैरान है, मामला दर्ज करती है।
लेकिन पुलिस घटना वाली पूरी जगह को बहुत ही बारीकी से चेक करती है। और दोस्तों, जब घटना वाली पूरी जगह को बहुत ही बारीकी से चेक किया जाता है तो पुलिस को यहाँ पर जो चीज़ें दिखाई पड़ती हैं वो इस तरीके से दिखाई पड़ती हैं कि इस घर के अंदर कोई भी फोर्सफुल एंट्री नहीं हुई थी। अब घर के अंदर फोर्सफुली एंट्री नहीं हुई थी और एंट्री भी तकरीबन 12 से 12:30 बजे के आसपास हुई थी, तो ये चीज़ें तो साफ थी कि घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। या तो किसी ने उन लोगों को घर के अंदर घुसेड़ा या फिर वो लोग पहले से ही घर के अंदर मौजूद थे, क्योंकि अगर वो लोग घर के अंदर घुसे होते तो या तो गेट को तोड़ा गया होता और गेट के अलावा इस घर के अंदर घुसने की और कोई जगह नहीं थी। लिहाजा पुलिस को इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं डाउट होता है। अब पुलिस को डाउट होता है तो पुलिस फिर से आसिफ से पूछताछ करती है। अब जब आसिफ से पूछताछ करती है तो इस बार आसिफ थोड़ा सा घबराता है। अब आसिफ जब पुलिस के सामने घबराता है तो पुलिस भी समझ जाती है कि आसिफ ज़रूर पुलिस से कुछ न कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पुलिस अभी ऐसे ही आसिफ के ऊपर हाथ नहीं रखना चाहती थी। बल्कि पुलिस आस पड़ोस में जितने भी सीसीटीवी कैमराज लगे थे उन सारे ही सीसीटीवी कैमराज को चेक करती है। और दोस्तों, आस पड़ोस के जब सीसीटीवी कैमराज चेक किए जाते हैं तो यहाँ से पुलिस को बड़ी ही हैरान कर देने वाली बात दिखाई पड़ती है। दरअसल इस घर के अंदर 3 लोग घुसते हुए दिखाई पड़ते हैं, जो कि रात के तकरीबन 9:30 बजे के आसपास घुसे थे और उस समय इस घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। यानी चीज़ें साफ थी कि इस घर के अंदर ज़रूर किसी ने उन लोगों को घुसेड़ा था। अब इस घर के अंदर एक तो साला जुनैद था, एक पति आसिफ था, तो ऐसे में पुलिस भला जुनैद के ऊपर क्यों शक करे? जुनैद अपनी बहन की हत्या क्यों कराएगा? दूसरी तरफ जो आसिफ है वो अपनी पत्नी की हत्या क्यों कराएगा? इसलिए पुलिस अब आसिफ को थोड़ा सा अपनी एक तरीके से रडार पर लेती है और उसके बाद में आसिफ के बारे में डिटेल जानने की कोशिश करती है। और दोस्तों, आसिफ के बारे में जब डिटेल निकाली जाती है तो आसिफ को उसकी कॉल डिटेल से कुछ अजीब तरीके की चीज़ें मिलती हैं। इसलिए पुलिस शक के आधार पर आसिफ को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद में आसिफ को पुलिस थाने लेके आ जाती है और इसको जब फ्रंट सीट पर बैठाया जाता है और जब इससे सख्ती से पूछताछ की जाती है तो आसिफ, जो कि कोई पेशेवर कातिल, कोई क्रिमिनल नहीं था, इसलिए आसिफ जो था पुलिस के सामने टूट जाता है। और दोस्तों, जब आसिफ टूटता है और उसके बाद में जो कहानी सुनाता है, यकीनन दोस्तों आप लोग इस कहानी को सुनने के बाद में बड़ा हैरान हो जाएंगे, बड़ा परेशान हो जाएंगे। दरअसल आसिफ बताता है कि उसने ही अपनी पत्नी जो समरीन थी उसकी हत्या कराई है और उसने 3 लोगों के साथ में हत्या कराई है। एक लड़का सुनील था और सुनील के 2 दोस्त थे। अब पुलिस के सामने आसिफ ये कंफर्म तो करता है कि उसने अपनी पत्नी की हत्या करवाई है, लेकिन हत्या क्यों करवाई है ये पुलिस को अभी जानना था। इसलिए पुलिस जो थी अब आसिफ से पूछती है कि बताओ, अच्छा हत्या के पीछे क्या रीज़न था और तुमने अपनी पत्नी की हत्या क्यों की? तो जो आसिफ है ये बताता है कि जब उसकी शादी उसकी पत्नी समरीन के साथ में हुई थी तो कुछ दिनों के बाद में उसकी साली उसके घर पर रहने आती है। जब साली आसिफ के घर पे रहने आती है तो समरीन कई बार ऐसा होता है कि घर से बाहर भी जाती। तो जो आसिफ था ये अपनी साली से हंसी मजाक किया करता था और इसी हंसी मजाक में ये साली और बहनोई कब एक दूसरे के करीब आ जाते हैं इन दोनों को कानो कान खबर नहीं होती। अब आसिफ और उसकी साली एक दूसरे के नज़दीक आ चुके थे। जब कभी भी समरीन घर पे नहीं होती आसिफ अपनी साली के साथ में शारीरिक संबंध बनाता, दोनों एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड करते और दोनों को एक दूसरे की लत लग चुकी थी। शायद आसिफ को अपनी साली के अंदर वो सब कुछ मिल रहा था जो समरीन के अंदर नहीं था, या फिर उसकी साली को अपने जीजा से वो सब कुछ मिल रहा था जो शायद उसको और कहीं नहीं मिल रहा था। और इसी वजह से जो आसिफ और समरीन थे ये दोनों अपनी अवैध संबंधों की आग में कुछ इस कदर अंधे हो जाते हैं कि ये दोनों फैसला करते हैं कि हम दोनों को शादी करनी है। लेकिन शादी करें तो करे कैसे? आसिफ के सामने उसकी पत्नी समरीन भी थी। अब आसिफ अगर समरीन से शादी करेगा तो भला कैसे करेगा? इसलिए आसिफ जो था अब इस समरीन को हटाने के लिए अब एक प्लानिंग करता है, क्योंकि आसिफ को अपनी साली चाहिए थी। अब आसिफ जो था प्लानिंग ये करता है कि समरीन को रास्ते से हटा दिया जाए। इसलिए आसिफ जो था वो एक झोला छाप डॉक्टर से मिलता है जिसका नाम होता है डॉक्टर संदीप, जो कि उसके मोहल्ले में ही एक क्लिनिक चलाता है। उससे सौदा करता है कि उसकी पत्नी को किसी तरीके से जहर का इंजेक्शन लगा दीजिए, इसके बदले में 30,000 रुपये में ये डील होती है। उसके बाद में जो आसिफ था और जो संदीप था ये किसी तरीके से समरीन को इंजेक्शन लगा देते हैं। लेकिन दोस्तों, इंजेक्शन लगने के बाद भी समरीन की मौत नहीं होती है। आसिफ डॉक्टर के पास पहुंचता है, कहता है कैसा इंजेक्शन लगाया तुमने, उसकी मौत ही नहीं हुई है। तो जो संदीप था वो अपने एक साले सुनील से मिलवाता है। सुनील जो था वो आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था, उसका लगातार कई लोगों से उठना बैठना था, इसी तरीके के जो लोग, इसलिए सुनील से सौदा तय होता है और 2 लाख रुपए में ये डील तय होती है। 90 लाख रुपए एडवांस दिए जाते हैं, बाकी के जो 1,10,000 रुपये थे वो काम होने के बाद देने थे। उसके बाद में पूरी प्लानिंग होती है। 12 जनवरी साल 2025 का समय तय हो जाता है और रात के तकरीबन 9 बजे के आसपास जब ये लोग खाना खा पी कर सोने के लिए जाते हैं तो उसी समय जो आसिफ था ये अपने घर के अंदर सुनील और उसके दोनों दोस्तों को नीचे वाले कमरे में छुपा देता है। और रात को जब ये लोग सोते हैं
तो उसके बाद में आसिफ अपने साले जुनैद से कहता है कि मोबाइल मत चलाओ यार, सुबह को जल्दी काम पे चलना है, जल्दी सो जाते हैं। जुनैद जो था ऊपर सोने के लिए चला जाता है, समरीन भी सो जाती है, आसिफ भी सो जाता है। उसी समय जो तीनों लोग थे वो निकलते हैं। निकलने के बाद में समरीन की गला दबाकर हत्या करते हैं। उसके बाद में आसिफ भी उठ जाता है, तो आसिफ के हाथ पांव बांधते हैं, चूँकि ये प्लानिंग दिखानी थी, मर्डर केस एक तरीके से लूट का केस दिखाना था। आसिफ को बांध के उसके साले की तरफ लेके जाते हैं ताकि आसिफ को ये पूछ सकें, बताओ तुम्हारे घर में पैसे और कहाँ रखें। इससे में ही जुनैद की आंख खुलती है और आसिफ जो था वो इन लोगों को इशारा करता है कि उसका साला उठ चुका है, लेकिन साले को कत्ल नहीं करना था क्योंकि साला ही गवाही देता है कि हमारे जीजा को भी इस तरीके से प्रताड़ित किया गया है। उसके बाद में वो लोग आसिफ को छोड़ के भाग जाते हैं। इस तरीके से ये प्लानिंग करता है और प्लानिंग जो थी इसकी बेबुनियाद थी, बेकार थी, इसलिए पुलिस की गिरफ्त में आता है। और दोस्तों इस पूरी कहानी को आप लोगों ने देखा कि एक व्यक्ति आसिफ अपनी साली को इस तरीके से हासिल करना चाहता है कि अपनी पत्नी को ही रास्ते से हटा दिया। और दोस्तों उसकी साली को भी ये चाहिए था कि वो अपने जीजा से इश्क तो लड़ा रही है, लेकिन उसकी बहन की ज़िंदगी का क्या होगा। और दोस्तों अनगिनत इस तरीके के केस दुनिया के अंदर होते हैं कि अपनी शादीशुदा बहन की ज़िंदगी भी कुछ बहनें ख़राब कर देती हैं। और दोस्तों इस कहानी के अंदर जो सबसे बड़ी वजह बनी वो बनी हंसी मजाक। तो साली और बहनोई में जो आजकल हंसी मजाक का चलन चल रहा है दोस्तों, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है और इस हंसी मजाक की वजह से न जाने कितने ही रिश्ते कलंकित हो गए। बहरहाल दोस्तों आप लोग इस पूरी कहानी को किस तरीके से देखते हैं, अपनी राय नीचे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। बाकी कल के दिन आप लोगों के कुछ कमेंट्स भी हैं, वक्त होता है कि आप लोगों के कमेंट्स पढ़ लिए जाएँ। दोस्तों कल के दिन जो आप लोगों के कमेंट्स आए थे इसमें धीरज सिंह लिखते हैं, जय श्री राम भैया जी, कहानी सुना लेकिन भैया आपकी आवाज़ में सुनकर बहुत अच्छा लगा। श्री राम आप पर दया और रखें, जय श्री राम राम भाई जी। तो शुक्रिया भाई। मंसूरी भाईजान लिखते हैं, भाई जी आपकी कहानी सुनाने का अंदाज़ बहुत अच्छा है। तो मंसूरी भाईजान जी शुक्रिया आपका। उसके बाद में खुबैब खान लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई, ये स्टोरी मैंने पहले भी सुनी है लेकिन जिस तरह आपने सुनाया मज़ा आ गया, गुडबर्ग। तो खुबैब खान जी आपका शुक्रिया। प्रियंका सिंह लिखते हैं, नाइस स्टोरी भैया, आप बहुत अच्छे से कहानी सुनाते हैं। तो प्रियंका सिंह जी शुक्रिया। मंसूरी भाईजान लिखते हैं, गुड जॉब। तो मंसूरी भाईजान जी शुक्रिया आपका। उसके बाद में कटवा प्रदीप हैं, लाइक करते हैं, शुक्रिया। प्रियंका सिंह हैं लिखती हैं, थैंक यू भैया, आज आपने हमारे लिए जिले की कहानी सुनाई। तो प्रियंका सिंह जी शुक्रिया आपका। दिनेश कुमार लिखते हैं, बहुत बढ़िया कहानी है भाई। तो दिनेश कुमार जी शुक्रिया। उसके बाद में एक खान लिखते हैं, सलामत रहें भाई। तो एक खान जी शुक्रिया आपका। दिनेश कुमार आगे लिखते हैं, नमस्कार मलिक भाई साहब, बहुत बढ़िया कहानी है। तो दिनेश कुमार जी आपका शुक्रिया। बारिश बिहारी लिखते हैं, मलिक साहब जी नमस्कार सर जी, आज की कहानी सुना मैं लेकिन एक प्लेन दुर्घटना हुआ है उसका कहानी कल रात को सुनाना सर जी। तो बारिश बिहारी जी मैंने प्लेन के बारे में जानकारी आप लोगों को कल की वीडियो में ही दे दी थी, 1 से 2 मिनट में बोला था उस पर, लेकिन बहुत सारे लोगों ने उस कहानी को सुना दिया था तो मैंने भी इसलिए सही नहीं समझा कि मैं आपको सुनाऊं क्योंकि ऑलरेडी सारे लोग सुन चुके हैं। मंसूरी भाईजान हैं जो हार्ट बनाते हैं, शुक्रिया। प्रियंका सिंह जी हार्ट बनाती हैं, शुक्रिया। एक खान जी लिखते हैं, कहानी बहुत अच्छी लगी। उसके बाद में राजू सोलंकी हैं लिखते हैं, नाइस स्टोरी मलिक भाई। दिनेश कुमार लिखते हैं, माई वाइफ आल्सो योर लाइक योर स्टोरी। उसके बाद में देव कुमार जी लिखते हैं, अहमदाबाद सवाई भाई जहाँ बहुत मन दुखी है, अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ है। भाई साहब बहुत ही दुख की बात है क्योंकि 242 पैसेंजर उस प्लेन में सवार थे और लगभग 241 लोगों की मौत हो गई। कोई अपने भाई से मिलने जा रहा था, कोई अपनी माँ से मिलने जा रहा था, कोई कमाने जा रहा था, कोई परिवार से मिलने जा रहा था। तो ऐसे ऐसे दुर्घटना वाले जो केस होते हैं ये इंसान को अंदर तक तोड़ के रख देते हैं। उसके बाद में स्माइलिंग वीवर लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हो आप? बिग फैन भाईजान, लव यू ब्रो, ऑल द बेस्ट। तो स्माइलिंग वीवर जी शुक्रिया। प्रदीप ऑफिशियल लिखते हैं, नमस्कार मलिक भाई साहब, इसमें कहानी में भी गलती लड़की की है क्योंकि उसने अपनी परिवार का चला रही थी, उसका परिवार भी सबसे बड़ा परिवार था, गौतम को छोड़कर पुलिस का सहारा लेना था। बहुत अच्छी बात कही। शीलनिधि हैं लिखते हैं, कहानी रोज़ सुनते हैं, कमेंट भी करते हैं मलिक भाई, पर आप हमारा नाम भूल जाते हैं। शीलनिधि जी ऐसी बिल्कुल बात नहीं है, जो लेटेस्ट वीडियो होती है उस पर जो भी कमेंट्स करता है सबके पढ़े जाते हैं। लाइक अब्बास गुलस्तानाग जी अपना कमेंट्स करते हैं। प्रियंका सिंह जी लिखती हैं, भैया मैं प्रयागराज से हूँ और ये जो आप कहानी बोल रहे हो ना भैया ये करछनी नहीं एक करछना है। तो भाई बहन आपका शुक्रिया, आपने मुझे बताया। सुन त्यागी लिखते हैं, भगवान सभी यात्रियों को आत्मा को शांति प्रदान करे। रेणु सुन त्यागी शाहनवाज शहर से, शुक्रिया आपका। उसके बाद में मोहम्मद जोरेज़ा लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम शाविद भाई, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। उसके बाद में मंसूरी भाईजान लिखते हैं, भाई साहब 100% आशीष गौसम की गलती है। उसके बाद में हेम कोकरे कमेंट्स करते हैं और दिनेश कुमार जी कमेंट्स करते हैं। सो दोस्तों कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ कि आज की जो कहानी है ये आप लोग को ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक करिएगा, दोस्तों और मित्रों के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।